हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कृतार्थ मेलकानी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 3 एलपीजी 1991 यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, इस चैनल पर आप लोग को इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, इंग्लिश के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के हर तरह का कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। सो इट्स बेटर टू सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि टर्म 1 एग्जाम आप लोगों के आ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं अपडेटेड एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। और ये जो वाला वीडियो है, ये आपका इंडियन इकोनॉमी का जो पहला यूनिट है उसका थर्ड चैप्टर है। ठीक है, ये जिसका वेटेज आपका 12 मार्क्स का है। इस चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स नहीं है, आई मीन जो इससे पहले के दो वीडियोस हैं, आपका इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 और एलपीजी वाला चैप्टर, इन तीनों चैप्टर का वेटेज आपका 12 मार्क्स का है। अगर ये तीन वीडियो आपने अच्छे से अभी तक किए हैं, आगे और वीडियो आएंगे, तो आप मान सकते हो कि आपने आराम से 10 मार्क्स अपने सिक्योर कर लिए हैं। 10-11, ठीक है, 12 में से 10-11 मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 10-11 मार्क्स आपने ऑलरेडी सिक्योर कर लिए हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 2019-20 सेशन से हूं एंड आई स्कोर 98.2% अपने 12th में, और इकोनॉमिक्स में मेरा स्कोर 95 था। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं इस वीडियो में थोड़ा ऑप्शंस में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एंड देन फिर आप लोगों को कमेंट आता है कि आप लोगों को मतलब वीडियो देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज बड़े वीडियोज हैं, इसलिए वीडियो शॉर्ट रहेगा। बट हाँ, कोई भी आपको डाउट आए नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। देखो, डाउट पूछना अच्छा है। ठीक है, मतलब आप डाउट पूछोगे तो जैसे ऐड है दाग अच्छे हैं, वैसे ही डाउट अच्छे हैं। सो हियर वी बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट एलपीजी पॉलिसी इन 1991। तो कुछ स्टेटमेंट्स आप लोगों को दी गई हैं और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, एक मैं एडवाइस आप लोगों को दे दूं, जो कंसिडर द स्टेटमेंट्स वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें कंसिडर कहने की बात की जाती है, बिकॉज बच्चे इन्हें अच्छे से पढ़ते नहीं और गलती कर देते हैं। बिकॉज इसमें बहुत माइन्यूट कभी कभी मतलब आपको इस तरह से आप स्टार्टिंग का पढ़ोगे और एंड में अगर बदल के दिया होगा स्टेटमेंट, तो आप लोग मतलब थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, गलत आंसर करोगे, इसलिए ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें सभी ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट है। देखो, इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, बिल्कुल सही है। सेकंड, गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट ऑन इट्स फॉरेन बोरोइंग्स, ये भी सही है। थर्ड, प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स वर हाई, यस। फोर्थ, फॉरेक्स रिजर्व्स ड्रॉप टू लेवल दैट वर नॉट सफिशिएंट इवन फॉर अ फोर्टनाइट, केवल 14-15 दिन के लिए ही हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स बचे थे। और फॉरेक्स रिजर्व्स की मैं बात करूं तो फॉरेक्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए। ठीक है, जहां जहां इस वीडियो में फॉरेक्स आएगा, इट मींस फॉरेन एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। सो पहला स्टेटमेंट है, द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिडंट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट ब्रिजेस बना रही थी, रेलवे बना रही थी, बट इससे एडिशनल रेवेन्यू नहीं आ रहा था। स्टेटमेंट 2, इन द लेट 1980s गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीडेड द रेवेन्यू बाय सच दैट मीटिंग एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग्स बिकेम अनसस्टेनेबल, कि 1980s में क्या हुआ, जो एक्सपेंडिचर जितना गवर्नमेंट खर्च कर रही थी वो बढ़ गया जितना गवर्नमेंट कमा रही थी। मतलब यू आर स्पेंडिंग मोर देन यू आर अर्निंग, जितना खर्च ज्यादा कर रहे हो जितना उससे जितना आप कमा रहे हो। ठीक है, इसलिए जो खर्चा चलाना था, बाहर से आप लोन ले लेके खर्चा चला रहे थे, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था, बिकॉज कितना खर्च ले लोगे बाहर से भी ना, लोन में भी। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट बी और सेकंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अभी असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन यानी एक स्टेटमेंट आपको दी है, इंडियाज प्री 1990 इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी डिसमेंटल्स द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल्स एंड परमिट्स दैट डोमिनेटेड द इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1990 से पहले जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी, उसमें कंट्रोल्स और परमिट्स को डिसमेंटल कर दिया गया था। मतलब कंट्रोल्स और परमिट्स नहीं थे, मतलब इन्हें हटा दिया गया था। ठीक है, रीजन है कि 1991 रिफॉर्म अनलीश द एनर्जीज ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, गेव अनटोल्ड चॉइस टू कंज्यूमर्स एंड चेंज द फेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देखो, इसमें करेक्ट आंसर डी है। असर्शन जो है वो फॉल्स है, और वो फॉल्स इसलिए, देखो इस तरह से मैं कह रहा हूँ ना, आपको पेपर में घुमाया जा सकता है। इसमें आपका दिया है इंडिया की प्री 1990 इकोनॉमी। देखो, 1990 से पहले की इकोनॉमी, 1991 के बाद तो मतलब नेटवर्क ऑफ कंट्रोल्स जो एक तरह से परमिट था, लाइसेंस राज थे, इन सबको हटाया गया। बट उससे पहले आपका ये सारे परमिट्स और कंट्रोल्स चलते थे। इससे डिसमेंटल जो यहाँ पर एक शब्द दिया है, ये इस स्टेटमेंट को गलत बनाता है, बिकॉज डिसमेंटल का मतलब खत्म कर देना, काइंड ऑफ। ठीक है, तो और उस टाइम पे 1990 से पहले खत्म नहीं हुए थे, कंट्रोल थे। आपका इंडस्ट्री खोलनी है, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, whom did India approach to manage 1991 क्राइसिस। तो 1991 में जब हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो वी वेंट टू आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी जो कहता है। तो देखो, जो आईबीआरडी है आपका, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक का ही एक डिवीजन है। ठीक है, तो ऑप्शन में कभी वर्ल्ड बैंक भी दे सकता है और कभी आपको देखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक की ही एक विंग आप कह सकते हो। और डी सी है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि आप जानते हो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है कंट्रीज को। सो ए एंड सी इसमें करेक्ट होगा।
फिफ्थ है इंडिया रिसीव $-बिलियन एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। तो कितने बिलियन डॉलर का इंडिया को लोन मिला वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ से? सो इट वाज ऑप्शन बी 7 बिलियन। और ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है असर्शन एंड रीजन। सो इसमें आपका असर्शन यानी एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब रीजन पे आते हैं, फॉर अवेलिंग लोन टू मैनेज क्राइसिस इंटरनेशनल एजेंट्स यानी आपका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन द इकोनॉमी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं। देखो हमने जब आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो उन्होंने लोन तो हमें दे दिया $7 बिलियन का, बट उन्होंने ये टर्म्स हमारे पास रखी कि आप अपनी इकोनॉमी खोलोगे, अपने यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ करोगे, विदेशों से लोग आएंगे, आपका पैसा लगाएंगे, आप फॉरेन ट्रेड अपने वहाँ लिबरलाइज करोगे, अपने मतलब बैरियर्स जो है अपना हाई टैरिफ है उसको हटाओगे। तो उनकी शर्तें हमें माननी पड़ी, ठीक है, उस क्राइसिस से निपटने के लिए। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है, बिकॉज रीजन में आपका ये दिया है ना कि फॉर अवेलिंग लोन, हमें लोन चाहिए था क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, तो इसलिए इंटरनेशनल एजेंट्स के एक तरह से दबाव में कह सकते हैं, फिर उनकी कंडीशंस थी जिसलिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस करी। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर दी स्टेटमेंट्स। तो 4 स्टेटमेंट आपके पास हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में? सो इट इज ऑप्शन सी, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, देखो दोनों करेक्ट हैं। अब थर्ड और फोर्थ इसलिए गलत है बिकॉज थर्ड और फोर्थ में ये जो आपका स्ट्रक्चरल देख रहे हो ना, स्ट्रक्चरल मेजर्स, देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दो कंपोनेंट्स थे काइंड ऑफ। एक आप समझ सकते हो उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, दूसरा स्टेबिलाईजेशन रिफॉर्म्स थे। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या था कि आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करोगे, आप ये देखो कि हम इकोनॉमी की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म प्लान्स था आपके स्ट्रक्चरल मेजर्स में। और स्टेबिलाईजेशन मेजर्स में क्या थे आपके, काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म मेजर्स। पर यहाँ पर उल्टा लिखा है, यहाँ पर स्टेबिलाईजेशन मेजर्स को लॉन्ग टर्म लिखा है और स्ट्रक्चरल को शॉर्ट टर्म लिखा है। तो बस ये इतना डिफरेंस है। और ध्यान रखना स्टेबिलाईजेशन मेजर्स जो थे दे वर एम टू करेक्ट वीकनेस इन बीओपी, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में वीकनेसेस थी उसको करेक्ट करने के लिए था और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए था, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हुआ, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। सो इसमें गलत है आपके थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट। Question number 8 है dash was introduced to put an end to the restrictions and open various sectors of the economy. So this is very simple, option D liberalization, ठीक है। और इन टर्म्स का मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी लिबरलाइजेशन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रायर टू 1991 रिफॉर्म्स। तो देखो 1991 रिफॉर्म्स से पहले के इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कुछ स्टेटमेंट आप लोगों को दिए हैं, तो इसमें गलत स्टेटमेंट बतानी थी जो कि है नन। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आप देख लो, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ऑल आर करेक्ट। आप इन्हें पढ़ सकते हो अच्छे से। और देखो जितने ये कंसिडर में स्टेटमेंट्स है ना, कंसिडर वाले क्वेश्चंस में, वो स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं या स्टेटमेंट को नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर जो सही है उसी को पढ़ रहे हो, बिकॉज यार सबको पढ़ो। बिकॉज ये स्लाइड इसलिए बनाई गई है, क्वेश्चन इसलिए बनाए गए ताकि आपका कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा आपके एमसीक्यूज कवर हो जाए, ठीक है। मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, बट सेकंड स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड, अपने दिमाग में इन चीजों को अच्छे से बिठा के रखना है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड इन 1991। बी सेकंड स्टेटमेंट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर अल्कोहल, एक्सप्लोजिव्स, हैजार्डस केमिकल्स एंड ड्रग्स, फार्मा वाज नॉट अबॉलिश्ड। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश कर दी गई थी 1991 में। फॉर एग्जांपल आपको टेक्सटाइल मिल खोलनी है तो उसके लिए अब आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। बट फॉर एग्जांपल अगर आपको अल्कोहल का बिजनेस करना है, एक्सप्लोजिव्स का करना है, ड्रग्स का करना है, एंड हाँ ड्रग्स से आई डोंट मीन ना आपका नार्कोस वाले ड्रग्स, नार्कोस वाले ड्रग्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ड्रग्स आई मीन मेडिसिन। तो उसका बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, ठीक है। तो 1991 में बाकी सब चीजों के लिए लाइसेंस का एबॉलिशन हो गया था, बट ये जो आपकी कैटेगरीज हैं, अल्कोहल हो गया, इनके आज भी लाइसेंस आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडस्ट्रीज आर नाउ रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। देखो तो अभी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड हैं, दीज आर रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी। और मैं इसमें आपको एक बात बताऊं तो ये भी कंप्लीटली रिजर्व नहीं रही हैं। अब लाइक आपने तेजस वगैरह का नाम सुना होगा, जो ये ट्रेन्स हैं, और कई सारी रेलवेज की सर्विसेज भी हैं जो कि प्राइवेट कर दी गई हैं, ठीक है। तो सम कोर एक्टिविटीज ऑफ रेलवेज एंड अ पार्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो कि पब्लिक सेक्टर के पास रिजर्व हैं, कंप्लीटली रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी भी रिजर्व नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। 12th पर आते हैं, मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एसएसआईज यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन, ऑप्शन ए रिजर्व, बी डी रिजर्व, सी रेस्ट्रिक्टेड या डी डिक्लाइन।
तो दीज आर डी रिजर्व। देखो आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर 1950 1990 के एमसीक्यूज में कि गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कुछ गुड्स जो थे उनके लिए रिजर्व कर देते कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री इनको नहीं बनाएंगी, बट 91 के रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट ने वो भी डी रिजर्व करे, मतलब नाउ इवन लार्ज फर्म्स कैन एंटर इन दीज टाइप ऑफ गुड। लाइक आपका बास्केट वीविंग हो गया, पहले गवर्नमेंट ने कहा था केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही उसे करेगा। अचार मेकिंग हो गया, तो गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वही करेंगे, बट बाद में फिर लार्ज स्केल प्लेयर्स भी एंटर हो गए इन इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें डिजर्व करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु अमंग द फॉलोइंग रेगुलेट्स फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। तो इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर कौन रेगुलेट करता है? तो इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेट करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे आप कंट्री में देखते हो ना बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक है, चाहे आपका एसबीआई बैंक हो, आपका जितने भी दूसरे बैंक हैं, पीएनबी हो, आईसीआईसीआई हो, ये सभी आरबीआई रेगुलेट करता है। सो फाइनेंशियल सेक्टर में आपका आता है आपका कॉमर्शियल बैंक हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस हो गए, एंड फॉरेक्स मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी आपका आरबीआई के पास ही होता है कि आपके कितने डॉलर जा रहे हैं, कितने इंडियन रुपी आ रहा है, तो ये सब चीजें आरबीआई रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 14, which sector reforms reduce the role of RBI from regulator to facilitator? तो these were आपका ऑप्शन ए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। और इसमें क्या था कि फाइनेंशियल सेक्टर जो था 90 से पहले क्या था, इवन आपको कोई बैंक है, ठीक है, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल सेक्टर में आपके बैंक्स आते हैं, तो बैंक को अगर कोई अपनी नई ब्रांच खोलनी है तो उसे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। बट फिर रेगुलेटर से आरबीआई का रोल चेंज कर दिया गया फैसिलिटेटर में, कि नाउ जो आपके फाइनेंशियल सेक्टर है उसे कुछ ऑटोनॉमी है, वो कुछ डिसीजंस अपने खुद ले सकता है, लाइक ब्रांचेस खोलनी है, एटीएम्स लगाने वगैरह वगैरह, ये आरबीआई से पूछे बिना भी वो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को के लिए आरबीआई का रोल आपका फैसिलिटेटर का बनाया गया कि इट विल फैसिलिटेट द फाइनेंशियल सेक्टर। क्वेश्चन 15 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो फर्स्ट है, रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सेकंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक वाज रेज्ड टू 74%। थर्ड, सर्टेन मैनेजरियल एस्पेक्ट्स वर रिटेन्ड बाय आरबीआई टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड द नेशन। फोर्थ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, सभी करेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट जो आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कह रहा है, इसके बारे में आपको बताऊं तो इसमें आपके मर्चेंट बैंकर्स आते हैं। मर्चेंट बैंकर्स आप सिंपली समझ सकते हो वो जो एमएनसीज का बिजनेस में डील करते हो। लाइक मैं आपको बताऊं तो बारक्लेज है, वो बारक्लेज हो गया आपका, और आपका एक्सिस बैंक की भी एक जो विंग है वो भी इसमें काम करती है, तो मर्चेंट बैंकर्स हो गए। आप समझ सकते हो जो फॉरेन के मतलब एक तरह से म्यूचुअल फंड्स है ना, वो भी हमारी कंट्री में आने लगे 90s के बाद। फॉरेन म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूं तो आप एचएसबीसी का नाम सुना होगा आपने, एंड उसके अलावा आपने निप्पॉन का नाम सुना होगा। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स थे ये बाद में आने लगे पोस्ट 1990s आफ्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। तो पेंशन फंड ये सब चीजें आपका एफआईआईज में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद गवर्नमेंट्स। योर ऑप्शंस आर ए फिस्कल पॉलिसी, बी रेवेन्यू पॉलिसी, सी मॉनेटरी पॉलिसी, या डी बीएनसी बोथ। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, फिस्कल पॉलिसी। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। तो देखो फिस्कल पॉलिसी में आपके टैक्स, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ब्रिज बनाने में जितना भी खर्च कर रही है वो गवर्नमेंट उसके लिए आपका सोल रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सारी पावर उस पर गवर्नमेंट पे है। चाहे आपका ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, रोड बनानी है, टैक्स आपसे लेना है, जितने टैक्स आपके डिसाइड करने हैं, टैक्स ब्रैकेट, ये सब गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। तो टैक्स रिफॉर्म्स हो या टैक्सेस का कोई भी काम हो, टैक्सेस का या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का, ये फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। और दूसरी ओर आपका होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो लोन किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, कितना मतलब आपका जो रेपो रेट है, आपने सुने होंगे टर्म, रेपो रेट, ये सब कितने पे रहेगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो नेशन का सेंट्रल बैंक होता है हमारे यहाँ जैसे आरबीआई, उसके हाथ में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए फिस्कल पॉलिसी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट टैक्सेस एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो गलत स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो इसमें गलत स्टेटमेंट होगा आपका ऑप्शन डी, थर्ड ओनली। आप लोग स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड गलत इसलिए होगा बिकॉज जीएसटी पास तो 2016 में हुआ था, जो कि सही है, बट ये लागू मतलब केम इनटू इफेक्ट, जिसका मतलब लागू होता है, जुलाई 2018 में नहीं हुआ था, ये जुलाई 2017 में आपका केम इनटू इफेक्ट आया था, यानी लागू हुआ था। तो इसमें गलत आपका ऑप्शन डी यानी थर्ड ओनली है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जीएसटी इसलिए भी लाया गया था, उसका टारगेट एक और था। और ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ स्टेटमेंट की, जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट एंड रिड्यूस टैक्स एवेजन। किससे क्या हो कि जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स छुपाते हैं, मतलब टैक्स देते नहीं है गवर्नमेंट को, वो टैक्स देंगे, और इससे गवर्नमेंट के लिए भी एडिशनल रेवेन्यू क्रिएट होगा, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जीएसटी का मोटिव एक और ये भी था कि ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो आप टैक्स देते हो, ठीक है, उनके लिए एक आसानी भी हो कि वो एक ही टैक्स पे करें
बजाय इसके कि वो वैट पे कर रहे हैं, आपका अलग अलग सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं, आपका सेस वगैरह ये सब चीजें पे कर रहे हैं, तो इसलिए उसे केवल एक ही टैक्स बना दिया गया, आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका डी था, यानी तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, बाकी सभी आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन एक स्टेटमेंट आपको दी है, देयर हैज बीन अ कंटीन्यूअस रिडक्शन इन टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स, कि इंडिविजुअल इनकम्स में टैक्सेस में रिडक्शन किया गया है। रीजन इसका दिया है कि हाई रेट्स ऑफ इनकम टैक्स पर एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्स इविजन, यानी टैक्स इविजन का एक मेन रीजन ये भी था कि इनकम टैक्स बहुत हाई था, इसलिए लोग छुपा देते हैं। सो इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है, जो कि होगा ऑप्शन ए। देखो असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Question number 19, read the statements and choose the correct option. So the first is liberalization of trade and investment was initiated to decrease international competitiveness. Second aim was to promote efficiency of local industries and adoption of modern technology. Third, quantitative restriction on imports and high tariffs led to rapid growth of manufacturing sector. या fourth, trade policy reforms aimed at dismantling quantitative restriction on imports and exports, reduction of tariff rates and removal of licensing imports. तो इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। अब बात करते हैं गलत क्यों है। देखो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वाज इनिशिएटेड टू डिक्रीज इनिशियल इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, नहीं होगा, इट वाज आपका इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, तो यहाँ पर डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो गया। अब आते हैं हम, गलत कौन सा था आपका? थर्ड गलत था। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स एंड हाई टैरिफ्स लेड टू रैपिड ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थे कि इतना ही आप मंगा सकते हो, इतना टन ही आप अपना रॉ मटेरियल मंगा सकते हो बाहर से, उससे आपकी रैपिड ग्रोथ नहीं हुई थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, इट वाज स्लो ग्रोथ। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर रैपिड दिया है पर यहाँ पर स्लो होगा, स्लो ग्रोथ हुई थी, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हम देखते हैं इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू है, फोर्थ गलत इसलिए है बिकॉज लिबरलाइजेशन मींस शेडिंग ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। ये लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन नहीं होती, ये आपके प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन भी लर्न कर लीजिएगा कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि शेडिंग ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज, की गवर्नमेंट अपने एंटरप्राइज से अपनी ओनरशिप और मैनेजमेंट हटा ले, किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दे। ठीक है, सो ऑप्शन इसमें नहीं था, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। एंड प्राइवेटाइजेशन जैसे मैंने आप लोगों को बोला, याद कर लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। Question number 21, read the following statements carefully and choose the correct alternative from the following. So statement 1, government companies are made private by withdrawal of government from ownership and management. Statement second says government companies are converted into private by buying of public sector companies. So देखो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट बाय बाइंग ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज बोल रहा है। अगर देखो गवर्नमेंट अगर अपनी कंपनीज को खरीदी लेगी तो फिर प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ, तो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेचती है। सो इसमें अगर यहाँ पर बाइंग की जगह सेल होना चाहिए, मतलब सेल होती है गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस की, गवर्नमेंट की कंपनीज की टू द प्राइवेट सेक्टर्स। सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा कि पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 गलत है। लाइक मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द स्टेटमेंट्स अगेन। तो इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो करेक्ट स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो ऑप्शन डी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, पर्पस ऑफ सेल इज टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। थर्ड की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट एनविसाज दैट प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पीटस टू इनफ्लो ऑफ एफडीआई, गवर्नमेंट का मानना था कि प्राइवेटाइजेशन अगर हम कर देंगे उससे क्या होगा कि बाहर की जो कंपनियां है वो भी इन पर पैसा लगाएंगी, जिससे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और फोर्थ की हम बात करें तो अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ पीएसयूज बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी। तो पीएसयूज को इंप्रूव करने के लिए, चाहे आपका भारत पेट्रोलियम हो, आईओसीएल हो, ओएनजीसी हो, इनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए इन्हें ऑटोनॉमी दी गई कि आपका ही जो स्टाफ होगा वही बड़े बड़े डिसीजंस लेगा, गवर्नमेंट का किसी अधिकारी का, गवर्नमेंट ऑफिसर का उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। इसलिए इनको आपका आप सुनते होंगे महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न, इस तरह के स्टेटस भी इनको दिए गए, इनकी मतलब ऑटोनॉमी बढ़ाई गई। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। फर्स्ट गलत इसलिए है, अगर मैं आपको बताऊं, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पीएसयूज टू द पब्लिक इज नॉट नोन एज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इज नोन एज इन्वेस्टमेंट दिया, यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा, ये डिसइन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन है, इसको भी लर्न करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जगह डिसइन्वेस्टमेंट आएगा, तो इसलिए फर्स्ट गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दिया है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका आपने नाम सुना होगा, इज वन ऑफ द नवरत्न, और पहला की सम पीएसयूज हैव बीन ग्रांटेड स्टेटस। तो देखो करेक्ट आंसर इसमें सी होगा कि स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है। और सेकंड गलत इसलिए है बिकॉज आईओसीएल नवरत्न में नहीं आता, आईओसीएल कम्स अंडर महारत्न।
ठीक है। टॉप पे आपका महारत्न होता है, उसके बाद नवरत्न आते हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं, लर्न कर लीजिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, महानगर टेलीकॉम लिमिटेड, आपका MTNL जो है, और मिनी रत्न में आपका BSNL आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है, और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका आता है। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो इसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन सी, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी एंड टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस बॉर्डर इज नोन एज, सो दिस इज वेरी सिंपल, ऑप्शन बी ग्लोबलाइजेशन। 25th है, डैश इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। सो देखो, दिस इज योर आउटसोर्सिंग, ऑप्शन सी। एंड आउटसोर्सिंग के मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं आप लोगों को, तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, फॉरेन में आप है, अमेरिका में आपकी कंपनी है, तो आपको इंडिया से कोई सर्विस चाहिए, तो इंडिया के किसी एम्प्लॉय को परमानेंटली अपनी कंपनी में हायर करने से बेहतर आप क्या करोगे, आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल आपको लीगल एडवाइस की आवश्यकता है, ठीक है, तो इंडिया में बहुत कोई अच्छा लॉयर है जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है आपके बिजनेस के लिए, तो आप क्या करोगे, उससे वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होगे, या फिर आप मतलब किस तरह कॉल के थ्रू उनसे कनेक्ट होगे और उनसे आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में या वीडियो कॉल में आप उनसे एडवाइस ले लोगे, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। या फिर आपको कोई वीडियो एडिटिंग का काम है, इंडिया में आप हैं, तो आप फॉरेन का कोई क्रिएटर है वो जो कि बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग करता है, ठीक है, तो आप उसे वो वीडियो एडिटिंग काम दे दोगे, सो दिस इज कॉल्ड आपका आउटसोर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन एक दिया है आपको कि एमएनसीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया, रीजन है कि इंडिया में लो वेज रेट है और स्किल्ड मैन पावर मिल जाता है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। और एक और लाइन आप पढ़ सकते हो कि आउटसोर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया कैन बी अवेल्ड एट चीपर कॉस्ट विद रीजनेबल स्किल। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन की कंपनी है, वो जो उनके कॉल सेंटर्स होंगे, BPO जैसे हम कहते हैं, उससे क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल उनके कस्टमर केयर में कोई भी फोन आता है, ठीक है, तो वो अमेरिका में किसी को हायर करना उनके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि इंडिया से इस तरह की सर्विसेज ले लेते हैं, वो अपना BPO कॉल सेंटर इंडिया के लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं, और उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी उनको कॉल करता है उनके कॉल सेंटर में, तो इंडियंस पिकअप करते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश ठीक ठाक बोलना जानते हैं, उससे क्या होता है कंपनीज की कॉस्ट कटिंग हो जाती है, मतलब उन्हें उतना पैसा नहीं देना पड़ता। अगर वो अमेरिका में किसी इंडिविजुअल को हायर करते तो उन्हें ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ती, बट इंडिया के ही किसी को ले लेते हैं वो MNCs वाले, तो उससे क्या होता है, BPO सेक्टर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका आउटसोर्सिंग का, ठीक है, तो मैंने BPO का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया, तो इससे उनकी कॉस्ट कटिंग मतलब पैसा भी बचता है, और क्या नाम कहते हैं, स्किल मैन पावर इंडिया में है ही, तो उनको फायदा होता है, ठीक है, तो दिस वाज योर आउटसोर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 27, अगेन स्टेटमेंट दो दी हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो पहला कि ONGC विदेश, जो कि ONGC का सब्सिडरी है, उसका ही एक हिस्सा है, पार्ट है, engaged in exploration of oil and gas has project in 16 countries. Second, Tata Steel is one of the top 10 global steel companies with its operation in 26 countries. So इसमें करेक्ट होगा दोनों, दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। 28 पर आते हैं, कंसिडर दी स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप लोगों को दिया है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देखो क्या था, मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका 1995 में आया, उससे पहले एक GATT नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जो 1948 में स्थापित हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि आपका WTO का ही काम करती थी, ठीक है, मतलब जैसे ट्रेड को रेगुलराइज करना, आपका थोड़ा लिबरलाइज करना, ये काम। बट आपका फिर गैट को रिप्लेस कर दिया WTO ने, जो कि 1995 में आया, और WTO का पर्पस था कि प्रोडक्शन और जो सर्विसेज का ट्रेड है उसे बढ़ाया जा सके और रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज हो। और WTO में आपके बायलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स कवर अप होते हैं। देखो बायलेटरल का मतलब होता है बिटवीन टू पार्टीज, लाइक इंडिया और चाइना डील कर रहा है तो इट इज बायलेटरल। और मल्टीलेटरल में क्या होता है कि इंडिया अगर यूरोपियन यूनियन, आपको पता हो कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंडिया अगर आसियान के साथ डील कर रहा है या इंडिया ब्रिक्स के साथ डील कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड योर मल्टीलेटरल अग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 29th है, विच सेक्टर हैज अज्यूम्ड द हाईएस्ट ग्रोथ इन GDP। तो GDP में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी है, आपका ऑप्शन सी, सर्विस सेक्टर की। Question number 30, read the following statements carefully and choose the correct option. So statement 1, major volume of international trade occurs among the developing countries. Statement 2, developing countries are forced to open their markets for developed countries but not allowed to access markets of developed countries. तो इसमें correct answer होगा आपका option D कि second statement is true but first is false। और false इसलिए है because यहाँ पर दिया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड का ज्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो डेवलपिंग नेशंस के बीच होता है, जो कि गलत है। ये होता है आपका डेवलप्ड नेशंस के बीच, ठीक है, यहाँ पर डेवलपिंग नहीं होगा, डेवलप्ड होगा, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बट डेवलपिंग दिया था इसलिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑल्सो डेवलप्ड कंट्रीज फाइल कंप्लेंट्स ओवर एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन डेवलपिंग कंट्रीज की, जो देखो डेवलप्ड कंट्रीज हर उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। वो डेवलपिंग कंट्रीज में जो फार्मर्स को सब्सिडीज दिया जाता है, और इंडिया में खासकर इसका एक है कि 1990s के टाइम पीरियड में फर्टिलाइजर पे हम लोग आपका सब्सिडीज देते थे,
तो इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो इसमें कंप्लेन फाइल कर देते डब्ल्यूटीओ में कि अपने फार्मर्स को सब्सिडीज दे रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उससे हमें सब्सिडीज कम करना पड़ा, जिससे लॉस एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा हुआ। 1990s के रिफॉर्म से सबसे ज्यादा कोई सेक्टर जिसको सफर करना पड़ा वो था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 31, विच इंडस्ट्री इज सीन एज मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज एक्सपोर्ट्स? सो इट इज आपका आईटी सेक्टर, ठीक है, ऑप्शन है आईटी। 32 है, डैश was the Indian finance minister in 1991, acknowledged for his capabilities to steer away the economic crisis looming large on the erstwhile Indian economy। तो 1991 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ही वॉज आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, अ वेरी विजनरी पर्सन। आपका 91 के रिफॉर्म्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका कितना मेजर रोल था 91 रिफॉर्म्स, मतलब कंट्री हमारी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई थी, बट फिर ये इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया एंड उसके बाद इन्होंने अपनी पॉलिसी थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मतलब कई लोग उनको अंडरमाइन करते हैं आज भी, बट ही वाज अ वेरी बिग इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 33, इन डैश सेल मिनिमम 51% ऑफ स्टेक ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। तो देखो ये इस तरह के क्वेश्चन में जो आपके हैं ये आपके बैक एक्सरसाइज में दिए थे, ठीक है, एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने इस वीडियो में जैसे इंक्लूड किया है। आपको टेक्स्ट में बीच में पढ़ोगे तो आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन, तो फिर भी मैं आपको बताया था बिकॉज बैक एक्सरसाइज में था, मे बी आ सकता है आपका एग्जाम में। तो देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अभी एयर इंडिया का सेल किया, आपको पता हो, तो उसमें गवर्नमेंट ने करीब करीब 100% अपना स्टेक बेच दिया टाटा एंड सन्स को। और स्ट्रेटेजिक सेल नॉर्मली क्या होता है ना, गवर्नमेंट अगर अपने एंटरप्राइज का 51% सेल या 51% आपका जो शेयर हो वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, तो उसे स्ट्रेटेजिक सेल कहते हैं। कि मतलब जो आपने मेजर डिसीजंस हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाने की पावर है, वो आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दी। देखो क्या होता है, इंडस्ट्रीज में 51-49 का रेशियो होता है, 51-49। तो 49 वाला जो जिसकी हिस्सेदारी होती है 49 की पार्टनरशिप, उस पर पावर थोड़ी कम रहती है, और जो 51 वाला होता है वो सबसे बड़े बड़े डिसीजन 51 वाला ही रहता है। हालांकि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जो भी मीटिंग होती है, दोनों में शामिल होते हैं, बिकॉज एक पे 49 पार्टनरशिप है, दूसरे पे 51 है, बट मेजर जो फाइनल डिसीजन रहता है वो 51 वाले का रहता है। तो अगर गवर्नमेंट अपने किसी एंटरप्राइज का 51% शेयर प्राइवेट को बेच दे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक सेल। इसे आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटेजी बेच दी है, यानी अब जो उस कंपनी की स्ट्रेटेजी बनाएगा इट विल बी द प्राइवेट सेक्टर। और माइनॉरिटी सेल में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने पास 51% स्टेक रखती है और 49% प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, यानी 49% प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा, बट जो उसमें मेजर डिसीजंस होंगे वो गवर्नमेंट के होंगे, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन ए करेक्ट था। 34 पर आते हैं, विच ऑफ दीज रिफॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हो, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हो, टैक्स रिफॉर्म्स हो, ये सभी आपके लिबरलाइजेशन पॉलिसी में आते हैं। 35 है, इन फॉरेक्स रिफॉर्म्स रुपी वाज डिवैल्यूड टू, योर ऑप्शंस आर ए इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइसेस, बी इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइसेस, सी डिक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइसेस, या डी बोथ बी एंड सी। तो उसका करेक्ट आंसर डी होगा, टू इंक्रीज आपका इंपोर्ट प्राइसेस एंड टू डिक्रीज एक्सपोर्ट प्राइसेस। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन फॉरेक्स रिफॉर्म्स रुपी वाज डिवैल्यूड टू। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी होगा, बोथ बी एंड सी, और इसमें आप लोग देख सकते हो, पढ़ो, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिवैल्यूएशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट डेट पे आपका $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, $1 75 के बराबर है। तो डिवैल्यूएशन अगर गवर्नमेंट को करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि आपका जो $1 75 रुपीज के बराबर है उसे आपका रुपी कमजोर करके, रुपये की वैल्यू गिरा के, और गिराने का मतलब रुपये में डिक्रीज करना नहीं होता है, रुपये को इंक्रीज करना होता है। लाइक $1 के मुकाबले अभी 75 है, तो डिवैल्यूएशन करके $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज आपका पहुंच जाएगा। अब देखो इसका मेन मोटिव क्या होता है ना, कि आपकी इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो। इंपोर्ट की मैं बात करूं तो इससे क्या होगा कि इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेन से $100 का कोई परफ्यूम मंगा रहे हो, अगर आज डॉलर का रेट रुपये के सामने 75 रुपीज है, $1 इज इक्वल टू 75 रुपये है, तो आप 7500 का आपको वो परफ्यूम पड़ेगा, ठीक हो गया। बट अगर वो गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन करके आपके क्या नाम कहते हैं 80 रुपीज पहुंचा देती है कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, सॉरी ठीक है मैंने रुपी बोल दिया, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज कर देती है, तो आपको 8000 पे करने पड़ेंगे उसी परफ्यूम के लिए, तो इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों हुआ। आप सी पर आते हैं। देखो एक्सपोर्ट प्राइसेस कम होंगे, एक्सपोर्ट प्राइस कम होगा तो फॉरेनर्स जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा सामान हमारी कंट्री से मंगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो एक फॉरेनर बैठा है, ठीक है, उसके पास $1 है, अभी $1 75 रुपीज के बराबर है, ठीक है, हम सी ऑप्शन को समझ रहे हैं, $1 75 रुपीज के बराबर है। तो वो इंडिया आता है, इंडिया में आकर आपका $1 देता है बैंक में और 75 रुपीज ले लेता है, ठीक है, इस तरह से समझो। अगर गवर्नमेंट ने डिवैल्यू कर दिया तो क्या होगा कि उसे 75, अब जब वो बैंक जाएगा $1 देगा उसे 80 रुपीज मिलेंगे, 80 रुपीज मिलेंगे, तो वो ज्यादा सामान खरीद पाएगा। 75 रुपीज पहले मिल रहे थे, अब गवर्नमेंट ने डिवैल्यू कर दिया, तो उसे एक्सपोर्ट प्राइजेस, मतलब जो इंडिया से सामान अपनी कंट्री ले जाएगा, फॉर एग्जांपल आपका वो राइस ले रहा है इंडिया से, तो उसे वो राइस उसकी वैल्यू बढ़ गई ना,
क्योंकि देखो पहले वो $1 में उसे 75 रुपए मिल रहे थे, बट अब 80 रुपीज मिल रहे हैं, तो 5 रुपीज का उसको बेनिफिट हुआ। तो इससे एक्सपोर्ट प्राइस आपके कम होते हैं और आपका इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाता है। तक मेन मेन जो आपका मोटिव होता है इस पॉलिसी का, वो ये होता है कि आपके इंपोर्ट्स कम से कम हो और एक्सपोर्ट्स बढ़े। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें डी था। देखो इसमें मैंने थोड़ा टाइम लिया बिकॉज वीडियो थोड़ा 2-3 मिनट आपका बड़ा हो भी जाए, बट कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका ऑप्शन ए होगा कि रिफॉर्म पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत रैपिड ग्रोथ देखी थी, जो कि गलत है। बिल्कुल स्लो ग्रोथ थी या स्टैग्नेंट ग्रोथ भी आप कह सकते हो कि रिफॉर्म पीरियड के बाद। क्योंकि देखो हुआ क्या ना, रिफॉर्म पीरियड में फिर बाहर से भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आने लगे, उन पे आपका जो टैक्सेशन था वो हटा दिया गया। इससे यहाँ के फार्मर्स को, यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर को लॉस हुआ, इसलिए उसने रैपिड ग्रोथ नहीं देखी, उसने बहुत स्लो ग्रोथ देखी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए था। एंड मतलब मैंने लिखा भी है, ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड एग्रीकल्चर सेक्टर्स ग्रोथ हैज डिक्लाइंड। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। स्टेटमेंट 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम $100 मिलियन इन 1990-91 टू $30 बिलियन इन 2017-18। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं थोड़ा आपको समझाऊं तो देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, यानी बाहर की कोई कंपनी आ रही है आपके कंट्री में, लैंड, लेबर मशीनरी ये सब चीजें खरीद रही है। ठीक है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। डायरेक्ट आपके रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रही है कि आपका लैंड है, कोई फॉरेन की कंपनी है, उसने यहाँ अपनी कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीद ली। तो ठीक है, दिस इज आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि फॉरेन की कोई कंपनी है आपके शेयर मार्केट में पैसा लगा रही है, आपके बॉन्ड्स में पैसा लगा रही है। सो दिस इज कॉल्ड आपका एफआईआई और एफडीआई। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया हो। अब क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स रिजर्व्स जो थे हमारे, देखो इन स्टैट्स को थोड़ा ध्यान में रखना कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो 1990-91 में $6 बिलियन थे, बट नाउ दे हैज इंक्रीज टू $413 बिलियन। आपको ये ध्यान में रखना है। 39 पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। देखो रिफॉर्म लेड ग्रोथ हैज जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, जो कि गलत है। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ है, रिफॉर्म तो आए बट उससे एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं आपका डिक्रीज हुआ। ठीक है, स्टेटमेंट 2 रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर हैज बेनिफिटेड अ लॉट, जो कि गलत है। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो आपका नेगेटिव इफेक्ट में कहूँ आपका रिफॉर्म्स का था, वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही था। और ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज बीन डेसेलरेटिंग, मतलब बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 40 है कंसिडर दी स्टेटमेंट्स। तो देखो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसमें करेक्ट होंगी, और फर्स्ट वाला गलत इसलिए है बिकॉज 1991 से जो एग्रीकल्चर पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकार का इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट वेलफेयर करती थी एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट, वो घटा है। इट हैज फॉलन, यहाँ पर राइजन लिखा है, गलत होगा। जो आपका गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिसे कह सकते हैं, इट हैज फॉलन। ठीक है, तो इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट होंगे कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का रिमूवल था उससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, थर्ड है लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, रिडक्शन इन इंपोर्ट सब्सिडी हैज अफेक्टेड फार्मर्स, क्योंकि बाहर के गुड्स भी अब आने लगे थे सस्ते रेट में, इंडिया में मिलने लगे थे सब्जियां, फल वगैरह, जिससे यहाँ के लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदने लगे, जिनसे फार्मर को नुकसान हुआ। Fourth, because of export oriented policy, there has been shift from production for the export market, focusing cash crops than food crops. जो फार्मर्स हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, क्योंकि अभी आगे कि आपको बाहर एक्सपोर्ट करना है, तो वो कैश क्रॉप ज्यादा उगाने लगे, लाइक आपका कैशू, आमंड्स, ये जो महंगी महंगी बिकती हैं, इनको ज्यादा उगाने लगे देन फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे है असर्शन एंड रीजन। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज आल्सो रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन, रीजन डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यू टू चीपर इंपोर्ट्स एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बोथ असर्शन रीजन सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 42 assertion and reason domestic manufacturers are facing competition from imports, reason है expensive imports have increased demand for domestic goods। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, सी होगा। assertion आपका सही है और रीजन गलत है। इसकी मैं बात करूं गलत क्यों है, तो देखो एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स की जगह आपका चीप इंपोर्ट्स है। अब एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स नहीं रहे, बहुत सस्ते इंपोर्ट्स हैं विच हैव रिप्लेस डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल कोई आपका, फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल यहाँ उगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वही आपका ऑस्ट्रेलियन एप्पल है, कोई खास किस्म का बाहर फॉरेन कंट्री में उगाया जा रहा है, तो वो बहुत सस्ते रेट में अवेलेबल है। चीप इंपोर्ट्स मतलब इंपोर्ट अब इतना महंगा नहीं, जिससे क्या हो रहा है, आप इंडिया के डोमेस्टिक एप्पल्स नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो चीप इंपोर्ट्स हैव रिप्लेस डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स।
क्वेश्चन नंबर 43 है डैश क्रिएट्स कंडीशन फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज दैट एडवर्सली अफेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज. सो इट इज योर ऑप्शन बी, ग्लोबलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 44 असर्शन एंड रीजन. तो असर्शन है एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. रीजन डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इनकरिंग इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो देखो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं, स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. Question number 44, identify the correct statement. Option A, economic reforms have placed limits on the growth of public expenditure, जो कि सही है. B, tax reduction and reform period have not resulted in increase in tax revenue for the government. C, tariff reduction has reduced revenue from custom duties, या D, all of the above. So इसमें correct है आपका D, all of the above. क्वेश्चन नंबर 45, सिरसिला ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू विच ऑफ दी स्टेट्स. तो सिरसिला ट्रेजेडी आपकी हुई थी आंध्र प्रदेश में. ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके एक बॉक्स में एनसीईआरटी में दिया था. सो मतलब कोई चांस ऐसा ना हो कि सीबीएसई पूछता है और आपको दिक्कत हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी आपका इंक्लूड कर दिया. देखो कॉम्प्रिहेंसिव हर एक पॉइंट यहाँ पर मैंने दिया आप लोगों को क्वेश्चंस में. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में. 46 पर आते हैं. द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. हु सेड दैट जीडीपी इज नॉट नेसेसरीली अ मेजर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी. तो ये कहा था आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर के.आर. नारायणन ने. ये भी अगेन आपका एनसीईआरटी के चैप्टर में एक बॉक्स में दिया था, तो मैंने इसे यहाँ से क्वेश्चन बना लिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 47, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. सो दो स्टेटमेंट्स हैं आपके पास कि पहला इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन एक्सटर्नल सेक्टर में फॉरेक्स मार्केट में किया गया. स्टेटमेंट 2, इंडियन रुपी वाज डिवैल्यूएड अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन भी किया था. तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आप लोगों को बताना है. करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. और एक और चीज ध्यान रखना, जो आपका डिवैल्यूएशन हुआ था इट वाज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व बीओपी क्राइसिस, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े. हमने पढ़ा था ना कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो किया गया था, तो बीओपी क्राइसिस को सॉल्व करना था और हमारी कंट्री में फॉरेक्स का इनफ्लो बढ़ाना था. सो गाइज ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चंस. उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो. लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर कर दीजिए. तो फर्स्ट यूनिट इंडियन इकोनॉमी का हम पूरा कर चुके हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका पॉवर्टी वाला जो यूनिट है, बाकी के रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स वो भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे. दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.